जय हिंद। स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 जून तक के पहले वीक में आए हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज आप सीखेंगे कि हम कैसे करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके और जीएस को भी सीख सकते हैं, वो भी एक बड़ी मजेदार तरीके से। आपकी सारी चीजें रिवाइज हो रही होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक क्लास देखिएगा। मेरा दावा है कि आप हमेशा करंट अफेयर्स यही की फॉलो करेंगे। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज की क्लास की। और आपकी क्लास बायलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, सर क्या ये सीआईएसएफ के लिए है, क्या ये एसएससी जीडी के लिए, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए जिसमें करंट अफेयर्स आपका आता है। अब आप देखिए कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है या नहीं। एक बार कंप्लीट क्लास को देखिए। क्लास का नाम ही है पेपर में आने वाली क्लास, और कंप्लीट पेपर में आपके यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, गारंटेड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके फोन पर यहां सब्सक्राइब का लाल बटन दिखेगा, उसको दबा देना। घंटी का निशान दिखेगा, उसे जरूर दबा देना। लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपने पिछले महीने की करंट अफेयर्स नहीं देखी है तो जरूर देखिए। लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, आपके एग्जाम बहुत जल्दी होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? फटाफट से मई की कंप्लीट करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। पुलिसिया एकेडमी प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा। क्लियर है? और शुरुआत करते हैं आज की क्लास के एक मोटिवेशनल कोट के साथ। फटाफट से पढ़ो और अपने अंदर एक ऊर्जा लेकर आ जाओ। खुद से जीतने की जिद है तेरी, तुझे खुद को ही हराना है। तू भीड़ नहीं है दुनिया की, तेरे अंदर एक जमाना है। इस चीज को आप फील करो और आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भाई, छात्र जीवन पर लॉकडाउन का प्रभाव। आप स्टूडेंट हैं, लॉकडाउन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? समझ रहे हैं? उस चीज को लेकर मैंने आप सभी से राय मांगी थी। एक बच्चे ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत पॉजिटिव था। उनके कमेंट्स ये रहे, आप कमेंट में भी चेक करेंगे। आज का जो इंपॉर्टेंट आपका मुद्दा होगा, जो इश्यू ऑफ द डे होगा, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फटाफट से पढ़िए। क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 किसे मिला है? इंटर हु गॉट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021? 2021 का बुकर प्राइज किसे मिला है? देखिए, आंसर से पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर ये बुकर प्राइज क्या होता है। कलर चेंज करते हैं। देखिए, जब भी बात करेंगे हम किसकी, बुकर प्राइज की, तो ये क्या होता है? इंग्लिश नॉवेल्स जो होती है, इंग्लिश में दिए जाने वाला इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 2021 में आपका बुकर प्राइज किसे मिला है? डेविड डियोप। किसे मिला है ये? डेविड डियोप। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करते जाइए अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो। और कॉपी पेन लेकर बैठना, बिना कॉपी पेन के बेकार है, आप इस लेक्चर को ना ही देखें तो अच्छा होगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। आप खुद अपने नोट्स में देखना, जानकर हाँ सर बहुत कुछ सीखा है मैंने। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? डेविड डियोप। क्लियर है? अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात को अगर जाने तो ये जो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है, इनको किस नॉवल की वजह से मिला है? तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। क्या नाम है बुक का? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस बुक के लिए इनको क्या मिला है भी? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बुक से ही रिलेटेड है। दोनों क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके जीके जीएफ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभी आपने देखा था लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था, तब दिल्ली से, मुंबई से लोग अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे थे, अपने गांव जा रहे थे। सारा यातायात तो बंद था, फिर वो कैसे जा रहे थे? पैदल जर्नी कर रहे थे। उसी को ही लेकर एक बुक लिखी गई है। 7 लोग अपने घर की तरफ को निकलते हैं और वो 7 दिन और 7 रातें कैसे बिताते हैं, कैसे गुजारते हैं, उस चीज को लेकर ये बुक है। और क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक कौन हो जाएंगे? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनोद कापड़ी। कौन है इस बुक के लेखक? विनोद कापड़ी। ये रही आपकी बुक। क्लियर है? कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी, डाउनलोड कर लेना। क्लियर हो गया? चलिए, इंपॉर्टेंट बुक्स की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पे नजर डालते हैं जो रिसेंटली आई है। फटाफट से देखिए, पहली बुक कौन सी आपकी? अब आपको नोट्स बनाने जाते हैं। कॉपी पेन निकालो, लिखना शुरू कर दो फटाफट से। सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल, फटाफट से लिखना शुरू कर दो। पहली बुक का नाम क्या है? एडवांटेज इंडिया। फटाफट से लिखो, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इस बुक की लेखक कौन है? अनिद्या दत्ता। क्लियर है? ये इस बुक की लेखक है। सेकंड बुक आपकी कौन सी है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। बुक का नाम क्या है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इस बुक के लेखक, इस बुक के राइटर कौन है? तो रामचंद्र गुहा इस बुक के राइटर हैं। क्लियर हो गया? 2 बुक्स हो गई। अगली देखते हैं,
तो फटाफट से नंबर डालिए और लिखिए थर्ड बुक। तीसरी बुक कौन सी है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इस पे स्टार मार्क कर देना। क्यों है वो भी बताता हूं। रवि शास्त्री जी द्वारा लिखी गई ये पहली बुक है, क्लियर। और रवि शास्त्री कौन है? भारतीय जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके कोच भी हैं। ये हम पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आपने पढ़ा होगा। ये है बुक, क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देना। चौथी बुक का नाम क्या है? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, क्लियर है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। ये बुक किसकी है? ये बुक फेमस हो जाती है किस वजह से? राइटर की वजह से, सलमान रश्दी। अगर आपने पहले पेपर दे रखे हैं तो आपको पता होगा सर ये कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, इनकी बुक्स पूछी ही जाती हैं, क्लियर है। और इन्होंने रिसेंटली हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही ये बुक आई है। इस बुक का नाम क्या है? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, क्लियर है। ये बुक इन्होंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पर भी स्टार मार्क कर देंगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए। करंट अफेयर्स के साथ आप जीके जीएस भी लेकर जाएंगे, फटाफट से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश में प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे पैदा करने की, जन्म देने की अनुमति है? कौन सी सरकार ने कहा है? देखिए, चाइना इंडिया से डर गया, लॉकडाउन को देखते हुए, इन चीजों को देखते हुए वो डर गया, तो उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। पॉलिसी चेंज करके क्या कर दिया? हम 2, हमारे 2 की जगह क्या कर दिया? 3 बच्चे। अब आप 3 बच्चे कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। ये पॉलिसी किसने लागू करी है? चाइना ने, क्लियर हो गया। चाइना ने पॉलिसी लागू करी है। देखिए, चाइना की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं, बिल्कुल। फटाफट से देखिए जीके जीएस क्या बनता है, फटाफट से देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, चाइना के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रेसिडेंट तो सभी को पता है, सी जिनपिंग। प्रधानमंत्री कौन है चाइना के? तो चाइना के प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग, ली कचियांग, क्लियर है। ये कौन है? चाइना के प्रधानमंत्री। फटाफट से लिखते जाइए। राष्ट्रपति आपको पता ही है, शी जिनपिंग। ये रहे भाई साहब, ये कौन है आपके प्रेसिडेंट, ये कौन है आपके पीएम, क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर देना। किस चीज पर? इस पर, मैंड्रीन, क्लियर है। चाइना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? मैंड्रीन, ठीक है। मैंड्रीन जो भाषा है ये चाइना की ऑफिशियल है। बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइना की लैंग्वेज, 4 ऑप्शन, मैंड्रीन आंसर होता है, बच्चों को नहीं पता होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चीनी तो सभी को पता चल जाएगा, हाँ भी चीनी लैंग्वेज चाइना की होगी, लेकिन मैंड्रीन नहीं पता चलता। चाइना की राजधानी की बात करें तो क्या है? बीजिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। बहुत शानदार क्लास है, आपको मजा आ जाएगा क्लास में, 100% आपको मजा आ जाएगा, क्लियर है। चलिए, कलर चेंज कर दिया। मुद्रा की बात करें तो क्या है? युआन या फिर रनमिनबी, ठीक है। ये दोनों क्या है? चाइना की मुद्राएं हैं, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, लिखते जाइए, फटाफट से लिखना है, नोट्स बनाना है। भारत और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उस रेखा को क्या कहते हैं? कितने बार ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया, आपको भी पता है क्या कहते हैं उसको? मैकमोहन रेखा, क्लियर है। चलिए, और इंपॉर्टेंट बात क्या है? भारत और चाइना की जो बॉर्डर है उसके बीच में कुछ दर्रे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जगह पूछी जाती है कि ये दर्रा कहां स्थित है, आपको वो पता होना चाहिए। कौन सा दर्रा? नथुला दर्रा। फटाफट से लिखिए। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। नाथुला दर्रा कहां स्थित है? सिक्किम में है सर, ठीक है। सिपकिला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। और आपका लिपू लेक दर्रा कहां है? उत्तराखंड में है। ये तीनों की तीनों जो है वो चाइना और भारत के साथ बाउंड्री ट्रेड, और ये ट्रेड भी करते हैं हम चाइना के साथ इन्हीं दर्रे से, क्लियर हो गया। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको भी हम लिखते हैं, क्या? फटाफट से देखिए, 2022 के विंटर ओलंपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में पूछा ही जाएगा। 2022 के आपके विंटर ओलंपिक कहां आयोजित होंगे? वो भी चाइना में ही होंगे। कहां होंगे? चाइना में ही होंगे। कहां पर होंगे भाई? 2022 के विंटर ओलंपिक कहां होंगे सर? बिल्कुल बीजिंग, चाइना की राजधानी, हम पढ़ चुके हैं, क्लियर हो गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, नोट्स बनाते जाना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप पूरा चाइना का इतिहास पढ़ डालो, कोई फायदा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लो, पेपर में यही आएगा, यही आएगा पेपर में, लिख के दे सकता हूं आपको, क्लियर है। चलिए, चीन के 4 महान आविष्कार की बात करें तो चाइना के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है जो पूछे ही जाते हैं। कौन कौन से? कंपास, बारूद, पेपर मेकिंग और प्रिंटिंग। ये जो 4 आविष्कार है चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार है, जिसमें से आपका जो प्रिंटिंग, ये कितने बार सीजीएल सीपीओ के पेपर में पूछा गया है। प्रिंटिंग का आविष्कार किस देश में हुआ? तो प्रिंटिंग का आविष्कार चाइना में हुआ था। बहुत बार आया हुआ है सीपीओ के पेपर में, कितने बार रिपीट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नोट्स बनाते जाइए। क्रीम लेकर आए हूं आपके लिए, पर नोट्स बनाना बिना नोट्स बनाए बेकार है, कोई फायदा नहीं है देखने से। नोट्स बनाओ और पीडीएफ भी डाउनलोड करो, पीडीएफ से भी देखो, क्लियर हो गया। रिवीजन वहीं से होगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले क्या है, अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल के जो एग्जाम होने वाले हैं, आपको उसका कोर्स चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप करिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ये सारी चीजें हम कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कौन सी बन गई है? तो कौन सी आईटी फर्म बन गई है? टीसीएस, एचसीएल, विप्रो या सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विप्रो। क्लियर है? विप्रो। अच्छा, विप्रो की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्टर्न, आई स्टैंड फॉर इंडिया, पी आर ओ प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्टर्न इंडियन प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गई? विप्रो की फुल फॉर्म है। विप्रो क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। विप्रो की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि विप्रो का हेडक्वार्टर कहां है, तो बेंगलुरु में। फटाफट से लिखिए इस चीज को, फटाफट से लिखिए। विप्रो का मुख्यालय कहां पर है, तो कहां पर है? बेंगलुरु। अभी हमने 3 चीजों की बात करी, टीसीएस, ठीक है, विप्रो और एचसीएल। इन तीनों के जो चेयरमैन है उनके बारे में जानते हैं, कौन है पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विप्रो के अध्यक्ष कौन है, तो आपके विप्रो के अध्यक्ष कौन है? अजीम प्रेमजी। कौन है विप्रो के अध्यक्ष? अजीम प्रेमजी। ये रही इनकी फोटो, फटाफट से देखिए और नोट्स बनाइए। विप्रो के अध्यक्ष कौन है आपके? अजीम प्रेमजी विप्रो के अध्यक्ष हैं। क्लियर हो गया? देखिए क्यों इतने चर्चा में रहे। जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना की सिचुएशन आई थी, तो इन्होंने बहुत ज्यादा डोनेशन दिया था, इसलिए ये काफी चर्चा में आ गए थे। क्लियर हो रहा है? इसलिए विप्रो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। क्लियर है? चलिए, अगला आपके ऑप्शन में था टीसीएस। ऑप्शन में क्या था भाई? क्या था ऑप्शन ए? क्या था आपका? ऑप्शन ए था आपका टीसीएस, ठीक है। तो टीसीएस के ही अगर अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है आपका? नटराजन चंद्रशेखर। टीसीएस के अध्यक्ष कौन थे आपके? नटराजन चंद्रशेखर। क्लियर है? ये है। अच्छा, टीसीएस क्या है सर? टीसीएस वही कंपनी है जो एसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराती है। आपका एग्जाम जो ऑनलाइन होता है, जिस सेंटर पे जाते हैं वो टीसीएस के ही सेंटर होते हैं, ठीक है। टीसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे आप टीसीएस बोलते हैं। क्लियर है? हमने देखा था कि 2009 में 8 में वेंडर चेंज हो गया था, 14 में आई थिंक, ठीक है, तो ये एसएससी के एग्जाम्स का, तो वही टीसीएस इसका बन गया था। अगला है आपका एचसीएल। एचसीएल के अध्यक्ष की बात करें तो एचसीएल के अध्यक्ष कौन है? रोशनी नादर। कौन है? रोशनी नादर। इंडिया की हाईएस्ट जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी अध्यक्ष, ये पहली महिला है जो एक इतनी मल्टीनेशनल कंपनी के अध्यक्ष है। क्लियर है? क्या नाम है इनका? रोशनी नादर। पूछ सकते हैं एचसीएल के अध्यक्ष कौन है, तो रोशनी नादर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से कमेंट करिए, इसका आंसर मैं चाहता हूं सभी को पता हो। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? हाल ही में किस संगठन ने नैनो यूरिया लिक्विड, आप सभी किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो आपको तो इसका आंसर पता ही होना चाहिए, और डिस्कस भी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। फटाफट से बताइए, एमएफसी, एचएफसीएल, किस संगठन ने करा है? तो इफको इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा इफको। क्लियर है? वीकली करंट अफेयर से थोड़ा क्लास डिले हो गई है, माइंड नहीं करना, आपको नोट्स बनाते जाना है, जल्दी नेक्स्ट क्लास भी लाएंगे। क्लियर हो गया इसको? अच्छा सर, इसकी बात करें तो यहां पर हमें 2 वर्ड्स मिले, कौन से? एक तो नैनो, तो इसको हम साइंटिफिक टर्म में समझेंगे नैनो, कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा यूरिया, ये यूरिया और नैनो इनका पोस्टमार्टम कर देते हैं फटाफट से, और इन चीजों को देखते हैं। क्या देखते हैं? इधर नजर डालिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यूरिया क्या है? सॉलिड है, बेसिक है, न्यूट्रल होता है, किस तरह का होता है? तो यूरिया क्या होता है आपका? बेसिक होता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक। यूरिया इज अ बेसिक। क्लियर हो गया? यूरिया बेसिक है, पहली चीज आप ये लिखेंगे, बेसिक होता है यूरिया, ठीक है। दूसरी चीज, यूरिया जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है, ये यूरिया का सेकंड नाम है। यूरिया को हम कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप नोट करेंगे। कॉपी पेन निकालो और लिखना शुरू करो। यूरिया इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। यूरिया का एक सूत्र भी होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? यूरिया का फॉर्मूला भी पूछ लेंगे, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है क्या? CH4N2O। देखिए, जिन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं समझ सकता हूं कंफ्यूजन हो रही होगी, अभी इसको डिटेल में सोल्व करेंगे। क्लियर है? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CH4N2O। सर जब CH4N2 आ गया तो देखते हैं बना कैसे, फटाफट से नजर डालिए और चीजों को समझते हैं। देखिए क्या है, जो आपका यूरिया है वो कंपाउंड, दो कंपाउंड से मिलकर बना है। देखिए यूरिया का यूज कहां होता है, आप देखते हैं किसान जो है वो अपने खेत में यूरिया डालता है। यूरिया किस लिए डालता है? जो हमारी मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उस नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम खेत में यूरिया का छिड़काव करते हैं, यूरिया डालते हैं। यूरिया की जो
दाने होते हैं वो उसमें डालते हैं। क्लियर है? तो इसके फॉर्मूले में भी यही है, देखिए एक N यहां होता है, N मींस नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहां होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH, H2 ये रहा और H2 ये रहा, मिलके क्या बन जाएगा, CH4। और N कितने हैं, N1 ये रहा, N1 ये रहा, CH4N2O, ये आपका यूरिया का फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है? नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है, हम यूरिया इसलिए डालते हैं। क्लियर हो गया? चीजें समझनी है, आपको समझ में आनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य ज्ञान और विज्ञान भी आप कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या कि आपका क्या था, नैनो। अब देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि इस सीरीज को पूरा करिए। हिंदी वाले बच्चों को मैं समझा दूंगा, क्वेश्चन आया सीरीज पूरा करिए, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, तो अगला क्या आएगा? चार ऑप्शन है, पिकोमीटर, किलोमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए सीरीज क्या, सीरीज आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए कि डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, फिर मिलीमीटर आता है, फिर माइक्रोमीटर आता है, फिर नैनोमीटर, फिर पिकोमीटर, फिर फेम्टोमीटर, फिर एटोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? और ये इसकी पावर है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। ये जो चिन्ह दे रखा है इसको आप कैसे लिखेंगे कॉपी में, आप लिखेंगे 10⁻⁻1। क्लियर है? कैसे लिखेंगे 10⁻⁻1? मैं थोड़ा समझा भी देता हूं आपको। हाँ, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए आप लिखेंगे उसको क्या, ये आपको इस तरह से 1 दे रखा है, तो ये टाइप नहीं हो पा रहा था, आप इसको कैसे लिखेंगे 10⁻, अच्छे से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁻1। अब ये सर 10⁻⁻1 क्या होता है, ये ठीक वही है 1/10⁻1। क्लियर है? अगर आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻1। क्लियर है? कुछ आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेसीमीटर, सेंटीमीटर, आपने देखा होगा सेंटी मतलब 100 होता है, सेंट, पर सेंट अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पर सेंट मतलब 100, तो देखिए 10⁻, आप 2 डाल देंगे तो 100 ही आएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हैं आप इन चीजों को? हाँ, कलर चेंज करते हैं, चलो बहुत बढ़िया। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके में पूछ लिया जाता है, आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए, कंप्लीट सीरीज। क्लियर है? फटाफट से इसको लिख लो। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पिकोमीटर। ए सवाल का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नैनोमीटर के बाद सर क्या आता है, तो आपको पता है सर नैनोमीटर ये रहा, और नैनो के बाद आता है पिको। ठीक है, पिकोमीटर आता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट करके बताओ, नीति आयोग के एफडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? फटाफट से बता दीजिए। एसडीजी बात हो रही है सर, एसडीजी की, तो सर एसडीजी के बारे में थोड़ा तो ज्ञान दीजिए। बिल्कुल देते हैं। बात हो रही है किसकी, एसडीजी। सर ये एसडीजी क्या होता है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्लियर है? ये क्या है, जो अपना नीति आयोग है, जो अपना नीति आयोग है, इसने 17 गोल डिसाइड कर रखे हैं कि इन 17 गोल को हर एक राज्य अचीव करेगा। उसी के हिसाब से जो राज्य जितनी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस रखता है उसी के हिसाब से ये रैंकिंग देते हैं। तो लास्ट टाइम भी पहले नंबर पर कौन था, लास्ट टाइम भी पहले नंबर पर था हमारा प्यारा केरल, और इस बार भी इस पर जो शीर्ष पर रहा है इस इंडेक्स में वो भी कौन है, केरला। क्लियर हो गया? कौन सी 17 आते हैं, ये 17, जैसे कि नो पॉवर्टी, आप इसको गूगल करेंगे तब भी मिलेगा। नो पॉवर्टी हो गया, ठीक है, नो हंगर हो गया, ठीक है, ये सारी 17 गोल्स है टोटल। इन 17 गोल्स पर जोन सा स्टेट सबसे ज्यादा खरा उतरता है उसको टॉप रैंक मिलता है, तो केरला। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना रखना है कि अगर आपसे एसडीजी पूछ लिया, ये क्या है एसडीजी, अगर आपसे एसडीजी पूछा तो पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है, केरला। बात खत्म। क्लियर हो गया? चलिए जी, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं नीति आयोग के लिए, क्योंकि नीति आयोग ही तो इनको डिसाइड करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसफॉर्मिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के अंदर जो टी है वो किसके लिए स्टैंड करता है, कि नीति आयोग के अंदर जो टी शब्द है उसकी फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार आया, गूगल पे करके देखना आप कितने बार पेपर में आया। तो टी की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफॉर्मिंग। क्या होती है, ट्रांसफॉर्मिंग। क्लियर है? तो नीति आयोग की क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? नीति आयोग। क्लियर हो गया? नीति आयोग का ही पहले नाम क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग को ही नीति आयोग बना दिया था, मोदी गवर्नमेंट आई थी। ये चीजें हमने समझी होंगी, आगे भी समझेंगे।
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं सर? एक चीज याद रखो, नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अगर इस बार चुनाव राहुल गांधी जीत गए होते तो यहां पर मैं क्वेश्चन में नाम लिख रहा होता राहुल गांधी। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो नीति आयोग के अध्यक्ष पूछूं तो कौन होंगे? नरेंद्र मोदी, तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के तत्काल अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो हो गया अध्यक्ष। सर नीति आयोग इतनी बड़ी वो है तो क्या नरेंद्र मोदी देख लेते होंगे? नहीं, इस चीज को अच्छी तरह से जो चलाता है वो कौन होता है? वो होता है उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन। फटाफट से लिखिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन है आपके? राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं दावा कर सकता हूं कि वीकली करंट अफेयर्स में ऐसी क्लास आपको कहीं भी यूट्यूब पर मिल जाए तो आप मुझे बता देना, पूरे यूट्यूब पर। बस अफसोस इस बात का है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। अब समझ रहे ना, इतनी मेहनत के साथ ये क्लास आपको कहीं मिल जाए, फिर आप बताना। वीकली करंट अफेयर्स में डेली की आपको मिलेंगी, डेली का करने से भी क्या फायदा? आप डेली के 2 घंटे करंट अफेयर्स में लगा रहे हैं। वीकली करते जाइए चीजों को, सारा कवर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है। क्लियर हो गया? और बात करें तो नीति आयोग के आपसे सीईओ पूछ सकते हैं कि सर नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत, अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ कांत। क्लियर है? ये रहे। क्लियर है? पीडीएफ भी आपको मिलेगी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। क्लियर हो गया? चलिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? अभी मैंने बताया 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, जिन्होंने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना दिया था। तो सर कब होगा? 2014 के बाद ही होगा। तो कब है भाई? 1 जनवरी 2015। क्लियर हो गया? सीधा सा लॉजिक लगाना है, 1 जनवरी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आया है, जून का ही करंट चल रहा है आपका। हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अंतिम राज्य कौन सा बना है भारत का, तब भी उसका आंसर यही होगा, अंतिम राज्य कौन सा बना है। तो फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। अंतिम राज्य कौन सा बना है भाई? तेलंगाना। कौन सा बना है? तेलंगाना। तेलंगाना बना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। क्या तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना है? तो तेलंगाना किससे बना? आपका आंध्र प्रदेश। किससे बना है? आंध्र प्रदेश। बेसिक सी बात है, आपको पता होगा। अब तेलंगाना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन पे नजर डालते हैं। फटाफट से लिखना शुरू करो। तेलंगाना कब गठित हुआ था? पूरा पूछ लेते हैं। 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ भाई तेलंगाना? 2 जून 2014 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। क्लियर हो गया? आगे की चीज आपकी प्रमुख कला रूप। तेलंगाना की इंपॉर्टेंट जो कला रूप है हम उस पर डिस्कस करेंगे। लिखते जाइए इसको, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। दक्कनी पेंटिंग कहां की है? तो करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। बुर्रा कथा कहां पर है? तेलंगाना। पेरनी शिवथंडन कहां का है? तेलंगाना। भामा कल्पम कहां का है? तेलंगाना। डांडिया नृत्य कहां का है? तेलंगाना। धमाल नृत्य कहां का है? तेलंगाना। ये जो धमाल नृत्य है आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। क्लियर है? धमाल नृत्य प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? और क्या है? भामाकल्पम, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, इस पर भी स्टार लगा देना। क्लियर हो गया? दोबारा पूछ सकता है कि भामाकल्पम कहां का प्रसिद्ध है? तो क्या आंसर हो जाएगा? तेलंगाना। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, आगे और देखते हैं। क्लियर तो दिख रहा है ना आपको? ये लो, इंग्लिश वाले बच्चों को दिख गया? फटाफट से लिखो इंग्लिश वाले, भामाकल्पम। क्लियर है? आगे चले? चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। इनको आप सुन लीजिए, आप ऐसे समझ जाएंगे। चार मीनार कहाँ है सर? सर चार मीनार तो हैदराबाद में। तो हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? चार मीनार। कहां पर है? तेलंगाना में। ठीक है। भोंगीर किला, भोंगीर किला जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पहाड़ी की चोटी पर किला भी इसको कहते हैं। ये कहां पर है? ये भी तेलंगाना पर है। ठीक है। और क्या है? वारगल किला, वारगल किला, वारगल फोर्ट कहां पर है? ये भी आपका तेलंगाना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा गया पेपर में क्वेश्चन क्या है? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, ये नागार्जुन सागर बांध कहां पर है? तो नागार्जुन सागर बांध भी कहां है? तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में। मुझे कमेंट करके एक चीज बताओगे आप, क्या कि जो नागार्जुन सागर बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन आया हुआ है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? फटाफट से कमेंट करिए, देखते हैं किसका सही आता है। फटाफट से बताइए, क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? आगे बढ़ते हैं।
फटाफट से बताइए। देखिए चाइना तो कमाल कर रहा है, 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे, ठीक है। कोरोना तो कोरोना लो, मतलब हर चीज में वो कुछ ना कुछ करे ही जा रहा है, तो ये भी उसने कमाल कर दिया। क्या है? विश्व का पहला कृत्रिम सूर्य किसने बना दिया? आर्टिफिशियल सूरज, सन, सूरज बना दिया भाई, सूरज बना दिया। और इस चीज को भी समझो, क्या है क्वेश्चन? विश्व का पहला कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, मैन मेड, जो हमने बनाया, कृत्रिम में। क्लियर है? चलिए, जैसे सैटेलाइट होती है कृत्रिम सैटेलाइट, जो हमारा चंद्रमा है वो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम भेजते हैं। क्लियर हो गया? कृत्रिम, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, वरना पता तो सभी को, सारे होशियार हैं, मुझे पता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? चाइना। कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? चाइना ने रिसेंटली, हाल ही में अपना एक कृत्रिम सूर्य बना दिया है, जो असली सूरज से 10 गुना पावरफुल है, असली सूरज से 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है, 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। चाइना ने बनाया, दावा कर रहा है कि हमने बना दिया। बाकी क्या है क्या नहीं वो राम जाने। अब देखिए बात हो रही है सूरज की, तो चलिए सन की बात हो रही है, तो चलिए सन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। फटाफट से एक गोला बना देना सूरज का और इन चीजों को लिख लेना। क्या? यह है आपका सन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से देखना अगर समझना चाहते हो तो। और पेपर में क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा सन की जो मोस्ट आउटर लेयर है वो कौन सी है? तो कौन सी है मोस्ट आउटर लेयर? कोरोना। क्लियर है? CORONA, जिसको आप कोरोना, जो आपकी ये कोरोना चल रहा है वही, ठीक है। सूरज की मोस्ट आउटर लेयर का नाम क्या है? सबसे बाहरी सतह, हिंदी में बात करें तो सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो सूरज की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? कोरोना। क्लियर है? क्या नाम है? कोरोना। सूरज की सबसे जो इनर सतह, उसे क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर। CORE, कोर। क्लियर है? जिन बच्चों को नहीं दिख पा रहा होगा, वैसे तो क्लियर दिख ही रहा है सभी को। क्लियर है? क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है। अब जैसे ही हम इस लेयर से थोड़ा सा बाहर आएंगे, जैसे ही हम इस लेयर से थोड़ा बाहर आएंगे, ये जो आपको पीला पीला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला सन के अंदर का ये 3D इमेज है, तो ये जो अंदर का, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन जोन। क्या बोलते हैं इसको? रेडिएशन जोन। क्यों बोलते हैं? इसमें बहुत सारे रेडिएशन होते रहते हैं। क्लियर है? हीलियम वगैरह के बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन जोन। क्लियर हो गया? फिर जैसे हम इस वाले हिस्से पर आते हैं, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, जैसे इस हिस्से पर आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन जोन। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्शन जोन। और जो बाहरी सतह होती है इसकी, बिल्कुल आउटर लेयर की बात नहीं कर रहा, जो बाहरी सतह होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर या फिर क्रोमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर या फिर क्रोमोस्फेयर। और जो मोस्ट आउटर लेयर होती है, ध्यान रखना शब्दों में फर्क है, मोस्ट आउटर लेयर, ठीक है, बिल्कुल बाहरी सतह, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोना। उसे क्या बोलते हैं? कोरोना। क्लियर है? क्लियर हो गया? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझते जाना है चीजों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया? देखिए ये देश अभी भी चर्चा में था, अब फिर चर्चा में आ गया। सबसे बड़ा नौसेना जहाज, पता है कितना कितना लॉस हुआ होगा? ठीक है, सबसे बड़ा नौसेना जहाज डूब गया, तो ये कौन सा देश है? एक ही आपका ईरान। क्लियर है? कौन सा देश है? ईरान। ईरान का जो नौसेना जहाज था वो हाल ही में डूब गया। अब देखिए यार, 3 देश की बात हो रही है, कौन सा? फ्रांस, ईरान और इराक। इन तीनों के बारे में जानते हैं, इन तीनों की राजधानी क्या है, इन चीजों को देख लेते हैं फटाफट से। फटाफट देखिए, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, तो ये आपका वर्ल्ड मैप, ये आपका प्यारा भारत, ये आपका अफ्रीका, ये आपका आ जाएगा क्या? यूरोप वाला देश, और ये रहा आपका फ्रांस। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बड़े प्यार से मैं ये मानकर चलता हूं, मेरी क्लास वो बच्चा देख रहा है जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहा है, बिल्कुल बेसिक से समझ रहा है, वहां से चीजें समझाएंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एक टॉपर ही देख रहा हो। अरे अगर आप टॉपर हो तो क्लास क्यों देख रहे हो? जरूरत ही नहीं आपको। बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे क्लास को, ठीक है। चलिए, क्या फ्रांस पता चल गया आपको कहां पर है? बिल्कुल सर पता चल गया। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। क्लियर है? कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज, और ये, हाँ ये लो जी, कलर चेंज हो गया, ठीक है। इमैनुअल मैक्रो कौन है? राष्ट्रपति है फ्रांस के। राजधानी पूछ लेते हैं, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस। पेरिस कहां की है? फ्रांस की राजधानी। बात करते हैं ईरान। देखिए बच्चों को एक डाउट होता है, मैं ये क्लियर जरूर करूंगा, ऑफलाइन बैच में भी बहुत से बच्चों को डाउट होता था, आपको भी शायद होगा। एक है ईरान और एक है आपका इराक, ठीक है। ईरान और इराक 2 कंट्री है, इनकी कैपिटल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ईरान की कैपिटल है तेहरान और इराक की कैपिटल है बगदाद। अब बच्चा याद तो कर लेता है, सर एक राजधानी है क्या? तेहरान, और एक है बगदाद।
लेकिन कंफ्यूज हो जाता है वो ईरान की है या इराक की है। तो देखो अब कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, बड़े ध्यान से, उन बच्चों के लिए इसे कंफ्यूजन होती है, बड़े ध्यान से समझना। ईरान अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे तो लिखूंगा ईरान, ईरान ना, लास्ट में क्या आ रहा है सर, ना आ रहा है। तेहरान जो इसकी राजधानी है, इसके लास्ट में भी ना है, तो ना से ना को रिलेट कर दो और आप बना दोगे राजधानी। क्लियर है, मतलब रिलेट करके आपको चीजें याद हो जाएंगी। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान तेहरान, इराक कहा जाता है तो बगदाद। क्लियर हो गया, वो इस सवाल का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, तेहरान और बगदाद पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में बहुत बार। और राष्ट्रपति की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी। और इराक की बात करें तो कौन है, बरहम सहीलो। क्लियर है, बरहम सहीलो इराक के राष्ट्रपति हैं। क्लियर हो गया, दोनों चीजें हमने समझ ली है, राजधानी भी और राष्ट्रपति भी। डाउट भी नहीं होना चाहिए, मैप में देखेंगे तो आप इधर आ जाओ भाई। ये हमारा प्यारा भारत, ये रहा आपका ईरान, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा आपका इराक। इस साइड शायद आपको दिख रहा हो, ये मेरे बैक साइड पे, ये इधर, ये रहा आपका क्या, इराक। ठीक है, और ये ऊपर ही आपका क्या, ईरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजें समझ में आई होंगी, आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। किस देश ने बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले इंसान का पहला मानव सामने आया है? फटाफट से बताइए। देखिए बर्ड फ्लू जो कि जानवरों में होता था, मुर्गे वगैरह में, बर्ड्स में होता था, अब बर्ड फ्लू इंसान में भी पाया गया। तो किस देश के अंदर बर्ड फ्लू का पहला व्यक्ति सामने आया है? एक ही है सर, जो कवाड़ा करे जा रहा है, चाइना। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर आप जरूरत से ज्यादा चीजों को पाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बेकार भी हो जाता है। जैसे कि अगर हमें सुपर हीरो चाहिए, आप बोलते हो कि एक शक्तिमान हो हमारे पास, तो अगर आपके पास शक्तिमान होगा तो ध्यान रखना आपके पास किल विश भी होगा। समझ पा रहे हैं कहने का मतलब? अगर आपके पास सुपर हीरो है तो जरूर आपके पास वो उस तरह का एक नेगेटिव पर्सन भी आ जाएगा। ये रियलिटी है। तो यही चीजें होती है। चाइना इन्वेंशन, मतलब वो चीजों को भूल चुका है। भारत एक इतना आध्यात्मिक देश है, हमें क्या चीजें नहीं पता थी। हमारे जो आचार्य थे, गुरु, उनको पहले से ही पता था कि यार ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी। ये एक पृथ्वी के हलचल को, अब आज की डेट में देखिए, जून जुलाई में तो बारिश होती है, बताइए गर्मी कहाँ है, गर्मी पता ही नहीं कहाँ है। धीरे धीरे सारा वातावरण बदलता जा रहा है। किसानों से पूछे क्या हाल हो रहा है, समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें किस वजह से हो रही है? ये हमारी वजह से ही हो रही है। चाइना जो भी है, मतलब हम इंसानों की वजह से हो रहे हैं। तो इस चीज को समझिए। देखिए नए नए आविष्कार, नया सूरज बना दिया भाई, क्या जरूरत, एक नया सूरज बना दिया, तो ये नई नई चीजें भी वहीं से आ रही है। कोरोना देखो, समझ पा रहे हो? तो ये चीज शायद आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ज्यादा भी किसी चीज का अर्थ कर देना वो भी बेकार होता है। क्लियर हो गया? क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। अच्छा, इस चीज को डिटेल में समझते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर हम बर्ड फ्लू की बात करें तो इसका एक साइंटिफिक नेम भी है। क्या है? बर्ड फ्लू को हम किस नाम से जानते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आ भी सकता है, लिख लो फटाफट से। क्लियर हो गया? बर्ड फ्लू को आप एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। एक और वायरस है, कौन सा? H5N1, जो कि पहली बार 1997 में मनुष्य में खोजा गया था। पहली बार ये वायरस इंसान के अंदर खोजा गया था। कौन सा वायरस था ये? H5N1। क्लियर हो गया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग। इसको हेडलाइन डालो और देखना शुरू करो। देखिए हम बैक्टीरिया से होने वाले रोग को पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, याद है? अगर आपने करंट अफेयर्स की पुरानी क्लासें नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको देखना जरूर। ये सारी चीज आपकी कवर हो रही है। ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक क्लास में मैं सेम जीके जीएस लाऊंगा, नहीं, अलग अलग, ताकि एक दो महीने में अगर आपने फॉलो करा इस क्लास को तो बहुत अच्छी नॉलेज आपकी इकट्ठी हो रही होगी, बहुत अच्छे नोट्स बन रहे होंगे आपके। समझ रहे हैं? उसको देखना है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या? प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग। बड़े ध्यान से समझिए। मलेरिया, मैं पूछूं मलेरिया किस कारण होता है तो आप बोलेंगे सर मादा एनाफिज मच्छर के कारण होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, ये लो जी लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मलेरिया का कारण और ऑप्शन में मादा एनाफिस ना दूं, प्रोटोजोआ और फंगस ये सारी चीजें दे दूं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। ठीक है, मलेरिया किस कारण होता है? प्रोटोजोआ। काला ज्वार, जिसे हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक फीवर, वो भी किस कारण होता है? प्रोटोजोआ। नींद की बीमारी, कई लोगों को नींद नहीं आती, नींद की बीमारी वो भी किस कारण से होती है? प्रोटोजोआ। ठीक है, पेचिश,
पेचिश क्या होता है, जो आपका स्टमक होता है उसमें ब्लड वगैरह आने लग जाता है स्टमक से, ठीक है, वहां से ब्लड आने लग जाता है, पेचिश, ठीक है। डायसेंट्री, ये जो बीमारी है ये भी, ये सारी बीमारियां किस कारण होती है, प्रोटोजोआ, और सारी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित है सारी। प्रोटोजोआ ये रहा, ठीक है, ये फंगस वगैरह जो काई वगैरह से आ जाती है ना, उन जगहों पर ये पनपते हैं, वहां से ये बनता है। क्लियर हो क्या, चीजें समझ में आ रही है, लिखते जाना है आपको, समझते जाना है। एक बार क्लास देख लो, एक बार अपने नोट्स को रिवाइज मार लो, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करो, उस पीडीएफ से चीजें देख लो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं, बहुत है, इतना बहुत है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस क्लास को लाइक कर देना, शेयर करो या मत करो आपके ऊपर है, लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि इतने बच्चों को तो पसंद आ रही है क्लास। जैसे ये लाइक 100 क्रॉस करता है, 200 क्रॉस करता है, तो एक अलग ही खुशी होती है कि यार 200 बच्चे तो हैं जो मेरी क्लास का इंतजार कर रहे हैं, समझ रहे, उनके लिए करना पड़ेगा, कुछ भी हो, कैसे भी सिचुएशन हो, करना पड़ेगा उनके लिए। तो आपके लाइक से मुझे वो एक फील आता है कि हाँ इतने बच्चे तो हैं जो देखते हैं। क्लियर है, लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं, पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने हैं, फटाफट से कमेंट कमेंट ठोक दो भाई, फटाफट से बताओ कौन बने हैं। कलर चेंज करते रहना चाहिए, जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या ही मजा है। कौन है भाई, जांग योंग, ठीक है, जांग योंग, ये कौन है भाई, पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। क्लियर है, हाल ही में न्यूज में थे ये। आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, दो बातें समझनी बहुत जरूरी है, कौन सी, एशिया के बारे में, कि एशिया जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान और पृथ्वी का सबसे नीचा स्थान दोनों कहां पर है, एशिया महाद्वीप में ही है, एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। क्लियर है, सबसे ऊंचा स्थान आप सभी को पता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मत लिखो माउंट एवरेस्ट। सबसे नीचा स्थान पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको हम, डीप सी बोलते हैं। डेड सी शोर नहीं होगा, आई थिंक ये डीप सी होगा। क्लियर, इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी का सबसे निचला स्थान, ये भी कहां पर है, एशिया में ही स्थित है, कहां है, एशिया में ही स्थित है। क्लियर हो गया, और इंपॉर्टेंट बात देखें तो यहां आ जाओ, एशिया अंतरराष्ट्रीय संगठन, एशिया जो है, एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, इसके इंटरनेशनल संगठन है, उनको फटाफट से एक नजर में देखते हैं, जैसे सार्क, ठीक है, सार्क, दक्षेश भी इसको हिंदी में कहते हैं, सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर पूछे तो कहां है, आप बोलोगे सर काठमांडू नेपाल। सार्क क्या है, एशिया का ही एक इंटरनेशनल संगठन है, ये चारों एशिया के ही है, और पूछे जाते हैं इनका हेडक्वार्टर, फटाफट से एक नजर मार दो, जब एशिया पढ़ रहे हैं तो सर यहां भी आ जाते हैं, ठीक है। आशियान, ये भी क्या है, एशिया का ही एक संगठन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, जकार्ता इंडोनेशिया में। क्लियर है, एपेक, एपेक का हेडक्वार्टर कहां है, सिंगापुर, ठीक है। ओआईसी, क्या है ये, ओआईसी, इसका हेडक्वार्टर कहां है, सऊदी अरेबिया के जिद्दा में। क्लियर है, ओआईसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये रहा, आपको शायद मेरे बैक पे दिख नहीं रहा होगा, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना तो आपको कंप्लीट इमेज के साथ दिखेगा, बड़ा मजा आएगा, पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करना। क्लियर है, चीजें मेरे बैक पे आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। क्लियर हो गया, ये चारों संगठन है, इनके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए, एशिया की बात है तो हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, असम राइफल के नए महानिर्देशक, देखिए आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब डिफेंस वगैरह की, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि असम राइफल के नए ये किसे डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ठीक है, आपके सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन, नई अपॉइंटमेंट है तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, बिल्कुल ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर कौन बने हैं, असम राइफल, जो हमारी भारतीय सेना इंडियन आर्मी की जो असम राइफल्स हैं उसके नए महानिर्देशक कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। क्लियर हो गया, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इंडियन आर्मी की बात हो रही है, भारत की आर्म फोर्स की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सीजीएल सीपीओ इन एग्जाम्स में देखते हो, क्या फटाफट से नजर मारेंगे इसका, तो ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना मत, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बस देख लेना, बाकी पीडीएफ में भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ये लो, अब ले लो, ले लिया, हाँ बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए मैं ये मान के चल रहा हूं सभी ने ले लिया होगा। क्लियर, अब इस चीज को समझते हैं और देखते भी हैं, क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके में कुछ इस तरह से पूछ लिया जाएगा, हाँ भाई कलम ये रही, ये इंडियन आर्मी है,
ये इंडियन नेवी है, ये इंडियन एयरफोर्स। आपसे रैंकिंग पूछ ली जाती है रीजनिंग के क्वेश्चन में। कैसे? जैसे कि आपको दे देगा जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और चौथे पर क्वेश्चन मार्क। आप बताओ क्या आएगा? चार ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिगेडियर। रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? समझ पा रहे हो? ये बन गया रीजनिंग का क्वेश्चन। जीके का क्वेश्चन क्या बनता है वो भी समझते हैं। इस चार्ट को बस समझना है आपको, इसलिए मैंने बोला स्क्रीनशॉट लेना, लिखना मत इसको। ठीक है, जब भी समय मिले एक बार देख लेना, चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, ये तो थी इंडियन आर्मी की रैंक। आपसे पूछ लेता है इसके बराबर कौन है। जैसे भारतीय सेना इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर के बराबर इंडियन नेवी की कौन सी रैंक होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी के जो ब्रिगेडियर होते हैं इनके बराबर कौन सी रैंक होती है? कमांडर। क्लियर हो गया? इसी तरह से आपसे पूछ लेगा कि इंडियन आर्मी में जैसे लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ठीक उसी पद के इंडियन नेवी में कौन होता है? तो वाइस एडमिरल होता है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? मैंने बता दिया। अब इसको याद करना आपका काम है। कैसे याद करोगे? बड़े आराम से। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हो, आर्मी की लाइफ को जिया, तब आपको चीजें वैसे याद होगी होंगी जैसे मेरा। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल। याद करने का तरीका, जब भी आप ऑफिसर रैंक पर लगते हो आप लेफ्टिनेंट ही बनोगे। क्या बनोगे आप? आपने बोला सर लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट 2 स्टार, उसके बाद कैप्टन बनोगे 3 स्टार, कौन आ जाओगे? कैप्टन। ठीक है, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, फिर आप मेजर बनोगे, मेजर के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, उसके ऊपर ब्रिगेडियर, फिर तीनों के तीनों जनरल आ जाते हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। यहां कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत से बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, पेपर में भी यहीं से आता है, क्वेश्चन भी यहीं से फंसाते हैं। एग्जामिनर भी बहुत चालाक है, उन्हें ही पता है इन दोनों में फंसाएंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेजर जनरल से बड़ा होता है लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल से बड़ा कौन होता है? लेफ्टिनेंट जनरल। कंफ्यूज मत हो जाना, मेजर जनरल छोटा होता है, लेफ्टिनेंट जनरल बड़ा होता है, लेफ्टिनेंट छोटा होता है, मेजर बड़ा होता है। इस चीज को समझ लेना, इससे आप समझ जाओगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें जो मुझे पता है आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन बहुत से बच्चे जो नहीं समझ पा रहे होंगे उनको समझ में आएगा। नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। क्लियर है? अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? हर 3 महीने में ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो 2020 और 21 का जो है अभी रिसेंटली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 7.3%। क्लियर है? हमारी जीडीपी में कितना गिरावट आया है? 7.3% की गिरावट आई है। क्लियर हो गया? 7.3%। बात जीडीपी की हो रही है और इकोनॉमिक्स की हो रही है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें फटाफट देखिए, फटाफट नजर डालिए। क्या है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्या आंसर हो जाएगा? एडम स्मिथ। क्लियर हो गया? आपसे पूछा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो आप बोलोगे सर मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर हो गया? अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो आप बोलोगे सर कैपिटल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चाइना की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो आप बोलोगे सर समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत की इन दोनों की मिक्स। क्लियर है? इसको हम डिटेल में इकोनॉमिक्स की क्लास में भी समझेंगे, लेकिन अभी समझिए जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट हिट होते हैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। क्लियर है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्सण होता है। क्लियर हो गया? पूंजीवादी क्या होती है? जिसमें उद्योगपति डिसाइड करते हैं चीजों को, वो इकोनॉमी चला रहे होते हैं। समाजवादी क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट उस चीज को चला रही होती है। दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? तो भारत को देख लो। क्लियर है? इंडिया। उद्योगपति और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। तो इंडिया कैसी इकोनॉमी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंडिया कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लास में याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, क्या कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? अर्थशास्त्र के में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? इंडियन को। वो था डॉक्टर अमर्त्य सेन। किसे मिला था? डॉक्टर अमर्त्य सेन को। क्लियर है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इनको। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी के नाम से भी जानते हैं, के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? फटाफट से बताइए। एनएचआरसी
बताइए इसके नए अध्यक्ष कौन हुए? दीपक गुप्ता, अरुण कुमार मिश्रा, रंजन गोगोई या फिर शरद अरविंद बोबड़े? फटाफट से बताइए क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 20 सवाल का करेक्ट आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। क्लियर है? ये हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। क्लियर हो गया? क्या बने हैं भैया? न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। क्लियर है? अरुण कुमार मिश्रा। चलिए एनएचआरसी से रिलेटेड कुछ बातें यहां देखिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एनएचआरसी है इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फुल फॉर्म पूछ लेता, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि क्लास में ही आपको याद हो चीजें। एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वही चुने गए हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उनकी एडवाइस पर किया जाता है। क्लियर है? भारत के राष्ट्रपति को क्या पता कि किसे बनाया जाए, इसलिए वो एडवाइस करते हैं कि सर इन्हें बनाइए। नियुक्त कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसकी संरचना और शक्तियां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर निहित है? तो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में किसके बारे में डिस्कस किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में किया गया है। क्लियर हो गया? डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नहीं मानता कि वीकली करंट अफेयर्स में इससे बेहतर क्लास कहीं भी मिलती होगी आपको। वीकली साप्ताहिक करंट अफेयर्स, इस तरीके की क्लास कहीं नहीं अवेलेबल है, इतने डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से। आप खुद फील करिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि पूरे 6 महीने की, देखिए बच्चों का बहुत डाउट आता था इंपॉर्टेंट डेज, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक है ऐसे इंपॉर्टेंट डेट हो गई, नियुक्तियां हो गई, ठीक है, और कोई वॉर अभ्यास वगैरह हो गई, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो क्या अगर आप चाहते हैं कि जनवरी से लेकर जून 2021 तक पूरे 6 महीने के मैं आपको इंपॉर्टेंट डे करा दूं, एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है आपकी क्लास में, इसीलिए एक नंबर आप अपना पक्का कर लें, पीडीएफ भी मिल जाए और 10 मिनट के अंदर अंदर इसको कवर करा दूं, तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं इस क्लास को तब भी कमेंट करके बताइएगा, कमेंट कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए हाँ सर ये चीज लेकर आइए, तो जरूर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज लेकर आ जाऊंगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, 10 मिनट में आप कंप्लीट एक क्वेश्चन अपना पक्का कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में टॉप 100 में 59वें नंबर पर कौन से खिलाड़ी को चुना गया है? तो कौन से हैं? फोर्ब्स, फोर्ब्स मैगजीन होती है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो 100 हाईएस्ट पेड प्लेयर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा जिनको पे किया जाता है वो टॉप 100 प्लेयर में 59वें नंबर से हमारे इंडिया के हैं। वर्ल्ड वाइड होता है ये, तो 59वें नंबर पर इंडिया के कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं आप बता दीजिए, कौन हो सकते हैं? एक ही है सर, कौन? विराट कोहली। कौन हो सकते हैं? विराट कोहली। क्लियर है? हाईएस्ट पेड प्लेयर है ये क्रिकेटर, ठीक है, 59वें नंबर पर है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है? क्या हो जाएगा? विराट कोहली। क्रिकेट की बात चल रही है, स्पोर्ट्स की चल रही है, तो इंपॉर्टेंट जीके जीएस तो बनता है ना सर, आ जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एम्पायर कौन है? बताओ। हाँ देखिए ये भी बनता है आपसे, पूछा जाता है पहली महिला कौन थी, पहली महिला सुल्तान, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला माउंटेन पर चलने वाली, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भी। अगर आप इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बता दो, ले आएंगे यार, 10 मिनट में सारा सीख जाओगे, क्या जा रहा है? क्लियर है? कमेंट करके बताओ, मैक्सिमम आएंगे जब भी लेकर आएंगे, वरना मजा नहीं आता। भारत की पहली महिला एम्पायर कौन थी? अंजलि राजगोपाल। क्लियर है? ये राय नहीं है, ये एरर है, हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे राजगोपाल। क्लियर है? राजगोपाल। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना, वो बच्चे जो केवल पीडीएफ पढ़ते हैं वो ये चीजें मिस कर जाएंगे, सीखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इस क्लास को बड़े आराम से देखा करो। क्लियर हो गया? सिली पॉइंट शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है? क्वेश्चन आया पेपर में, आंसर क्या होगा? क्रिकेट। ठीक है सर, ये सिली पॉइंट क्या होता है? ये तो मैंने भी बड़ा गूगल किया, देखा, मुझे भी इतना समझ में नहीं आया। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप क्रिकेट की जानकारी रखते हैं। सिली पॉइंट क्रिकेट से ही संबंधित है, लेकिन किस चीज को सिली पॉइंट कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मुझे तो इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, बस ये था कि जब कोई बैट्समैन शॉट लेता है पास में ही और कोई उसको कैच कर लेता है तो वो कोई सिली पॉइंट सा है। शायद मैं सही हूं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सिली पॉइंट क्या होता है सर ये। ठीक है, देखता हूं, मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने बहुत सर्च कर दिया, अच्छे से नहीं समझ आया,
आपको जरूर पता होगा। क्रिकेट की पिच की लंबाई पूछ लेता है तो कितनी होती है, 20.12 मीटर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वो वर्ष 2028 से 2030 के बीच में किस ग्रह पर 2 मिशन भेजेगा। तो किस ग्रह पर, मंगल पर तो सारे जा रहे हैं सर, चलिए हम कहां चलते हैं, हम चलते हैं शुक्र ग्रह पर, वीनस पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नासा ने कह दिया भाई शुक्र ग्रह, नासा ने क्या कह दिया, वीनस पर हम अपने मिशन लॉन्च करेंगे 2028 और 2030 में। क्लियर है, ये हमारा पूरा की पूरा सोलर सिस्टम और ये उसके ग्रह पूछ लिया जाता है, सीरीज भी आ जाती है। सन के सबसे पास वाला प्लेनेट मरकरी, सेकंड नंबर पर वीनस, थर्ड पर अर्थ आ जाता है, फिर मार्स आ जाता है, फिर जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह भी है। इनको लिखना चाहते हो तो लिख भी लो यार, लिख लो, बोलने से बढ़िया लिख लो, आपके लिए लिख के आ गया राइटिंग में। क्लियर है, फटाफट से लिखिए इस चीज को। हेडिंग डालिए क्या, ग्रह का सौर मंडल। ये हिंदी में थोड़ा गलत हो गया, सोलर सिस्टम ऑफ प्लैनेट। क्लियर है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारे प्रीवियस ईयर की बातें होती हैं। ये जो आप वन लाइनर देख रहे हैं ना, ये सारा प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर को रिसर्च करके उन चीजों में प्रीवियस ईयर में आया हुआ टॉपिक रिलेट करके फिर आपके लिए आता है। बहुत 2-3 दिन की मेहनत लगती है एक क्लास बनाने में, और आप 1 घंटे में सीख जाते हैं। तो कोशिश करा करिए इस क्लास को 1-2 बार देखें, तब अच्छे से समझ आएगा। सुबह का तारा या शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, करेक्ट आंसर हो गया आपका वीनस, शुक्र ग्रह, इंग्लिश में वीनस प्लैनेट। ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अभी थोड़ी देर पहले बताया जुपिटर। क्लियर हो गया, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह तो वीनस, शुक्र ग्रह, ये रैंकिंग में सेकंड नंबर पे आता है, सूरज से दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह है, पहले नंबर वाला भी इतना नहीं है। क्लियर हो गया, क्या आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डाल देना। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, आपके शुक्र ग्रह को ही। क्यों कहा जाता है वीनस को, क्योंकि वो लगभग अर्थ के ही जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसको सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति और पहली महिला कौन थी, फटाफट से नोट कर दो भाई। यूरी गागरियान कौन थे भाई, ये रहे जो अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे। कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी क्या लिखा होता है भाई सर, इम्पॉसिबल में भी क्या लिखा होता है, इम्पॉसिबल में भी लिखा होता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। जब कोई अंतरिक्ष में, ये जो पहले व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले, यूरी गागरियान 1961 में, 1961 से पहले लगता हो यार अंतरिक्ष में कोई कैसे चला जाएगा, यार वहां कैसे चला जाएगा, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल है, बशर्ते आपने उसके पीछे कितनी मेहनत की है। CISF का एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है, गवर्नमेंट जॉब लेना पॉसिबल है, बशर्ते आपने कितनी मेहनत की। इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। आपने कितनी मेहनत की खुद से पूछिए, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी वो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा होगा, सोचिए। नहीं तो खुद फील करिए इस चीज को, खुद देखिए क्या अप्लाई कर रहे हैं, हाँ तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है, और पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी आपकी कौन थी, पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, वो कौन थी, फटाफट से लिख लो इसको, कौन थी, वेलेटिना टेरेस्कोवा। ठीक है, 1963 में ये गई थी, ये पहली लेडी थी जो अंतरिक्ष में गई थी। क्लियर है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से पढ़िए और आंसर करिए, पढ़िए और आंसर करिए। चलिए करिए आंसर। निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। देखिए ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मिशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको लॉन्च किया है हमारे प्यारे भारत ने, इसने लॉन्च किया है भारत ने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने बता ही दिया आपको, इंडिया। क्लियर है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत। अब इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है, इंडिया की, भारत की जो अभी रिसेंटली महत्वपूर्ण जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको लिखिए, पूछा जाता है पेपर में, फटाफट से लिखिए, अभी समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, नोट करके लिखना। क्या लिखोगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले जो किसान होते हैं उनको हम क्या देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं। किस योजना के तहत देते हैं, इस योजना के तहत। 4 ऑप्शन होंगे, करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्लियर हो गया, अगला प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीरो बैलेंस पर खाता खोलेंगे, याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे,
किससे संबंधित है? वित्तीय साक्षरता से संबंधित है। किससे? वित्तीय साक्षरता। ये लिख लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये शब्द ऑप्शन में यही मिलेगा, वित्तीय साक्षरता। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सब कुछ क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसे लिखिए, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? जो हमारे असंगठित क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको एक पेंशन दी जाएगी ताकि उनका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। किसके तहत ये योजना? अटल पेंशन योजना। क्लियर हो गया? इसको लिखिए। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जो हमारे गरीब श्रमिक होते हैं, जैसे ऑटो चालक, कूड़ा बीनने वाले, इन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कितनी? 3,000 रुपए पेंशन के रूप में। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता। आप इनको सर्च भी करना, अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल इस चीज को सर्च करना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। अगर आप असंगठित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, और पेपर में भी आता है। नोट डाउन कर दिया? बिल्कुल कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है? एक राज्य है, उसने क्या घोषणा की है कि सभी घरों में औषधि जड़ी बूटियां बांटी जाएंगी, उनके प्लांट्स जो है वो चीजें वो बांटे जाएंगे, जो हमारी औषधि जड़ी बूटियां होती हैं। तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? एक ही है सर, कल्चरल चीजें तो कल्चर के मामले में एक ही है, हमारा प्यारा राजस्थान। क्लियर है? हमारा प्यारा राजस्थान। ये रहा राजस्थान। राजस्थान को लेकर हम बहुत सी चीजों को पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में, करंट अफेयर्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर नोट्स करना, पहली क्लास है अगर आपकी तो पुरानी जरूर देखना। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, 3 वॉर है आपकी, 3 युद्ध। ये तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है और आपका खानवा का युद्ध है, ये दोनों राजस्थान की ही भूमि पर, जो आज की डेट में आपका राजस्थान है, यहीं पर लड़े गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की बात है तो ये देख लेते हैं। तराइन की लड़ाई कहां हुई थी? ये आपकी हुई थी हरियाणा में। कहां हुई थी? हरियाणा में। क्लियर है? तराइन की लड़ाई किसके बीच हुई थी? पहला क्वेश्चन। तराइन का युद्ध कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बनते, दोनों लेकर आ गया। तराइन की लड़ाई कब हुई थी? फटाफट से लिखिए, 1191। कई जगह पर मिल जाता है 1192। ठीक है, तो दोनों ही बातें हैं, समझ जाना, और आप खुद समझदार हैं। अब ये मत बोलना सर दोनों मिल गए तो क्या टिक करेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। क्लियर है? एक ही मिलता है, लॉजिकल। चलो ठीक है, कई जगह पर 91, कई 92, आप समझ जाना, इसी के आसपास हुई थी। क्लियर है? अब हम तो गए नहीं थे उस समय। तो तराइन की जो लड़ाई थी, बैटल ऑफ तराइन, किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। क्लियर है? तराइन की जो लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। अगला है आपका, अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना हमारी, तो आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी, वहां मैंने समझा भी रखा है कि कैसे पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरी में हारे थे, कैसे हुआ था, क्या षड्यंत्र रचा गया था, सारा प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी आपको। हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करें तो हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। किस किसके बीच में हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी भाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। क्लियर है? महाराणा प्रताप और अकबर, मतलब मुगल के बीच और महाराणा प्रताप। और अकबर के जो सेनापति थे वो कौन थे? अकबर के सेनापति कौन थे सर? अकबर के सेनापति थे राजपूत मान सिंह। मान सिंह कौन थे? अकबर के सेनापति थे। देखिए अकबर कितने महान कहा जाता है, महान क्यों? उन्होंने राजपूत को राजपूत से लड़वा दिया था। उन्हें पता था अकबर को कि हम महाराणा प्रताप जो है उनका सामना नहीं कर पाएंगे, हारेंगे। मतलब इतने माइंडेड पर्सन, इतना माइंडेड कहां से? पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड नहीं थे। अगर आप इस चीज को जानेंगे तो पूछा भी जाता है क्वेश्चन, क्या कि कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? 4 ऑप्शन मिलते हैं, आंसर है अकबर। अकबर बिल्कुल अनपढ़ शासक था और सबसे महान भी अकबर ही था। क्यों इतना महान बना? वो उन परिस्थितियों को झेलता गया। समझ पा रहे हैं? मैंने ये चीज बता रखी है, बुरी परिस्थितियों में ही एक नायक का जन्म होता है। कंफर्ट वाली लाइफ में कभी भी एक महान इंसान जन्म नहीं ले सकता। आपकी लाइफ जो है वो भी बहुत परेशानियों से चल रही है, घर में स्थिति खराब है, बाहर खराब है, आपको भी लग रहा है जॉब नहीं है, नहीं है। इसी स्थिति में, इसी में तो पक्के आप जो निकलेंगे वो एक महान बनेंगे, और किसी ना किसी ऐसी फील्ड में आप जाएंगे जहां आप बाकियों से अलग ही होंगे। चाहे आप प्राइवेट जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, आपके स्टाफ के 10 लोग होंगे, आप उनमें अलग होंगे। क्यों? क्योंकि आप इस माहौल से होकर निकलेंगे। हर कोई यूपीएससी क्रैक नहीं कर देता, लेकिन जो भी उस यूपीएससी के प्रोसेस से होकर गुजर जाता है उसका माइंडसेट वो ऑफिसर वाला बन जाता है। फिर वो एक प्राइवेट जॉब भी करता है, वहां भी उसकी जो थिंकिंग है वो एक अलग ही होती है। समझ पा रहे हैं? काफी डीप थिंकिंग, आप इसको
अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जैसे मैंने बताया। तो अकबर इसका नेतृत्व कर रहे थे, मानसिंह सेनापति थे, ठीक है। कौन सी लड़ाई? हल्दी घाटी की लड़ाई। कब हुई थी? 1576, लिख लेना इसको। खानवा का युद्ध की बात करें तो 1527 में हुई थी, बाबर और राणा संगा के बीच। क्लियर है? मुगल सल्तनत के जो संस्थापक थे वो किसे माना जाता है? बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा महान अकबर। क्लियर हो गया? इसी तरह से सीरीज चलती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए। अगर आप इस क्लास को अब तक देख रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप कर सकते हैं। 1 घंटा हो गया आपको पढ़ते हुए, अगर आपने नॉन स्टॉप इस क्लास को देखा है, 1 घंटा, आपका पेशेंस बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के माउंट निरागोगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट निरागोगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कांगो गणराज्य। क्या हो जाएगा? कांगो गणराज्य। क्लियर है? ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में ही है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसी के अंदर है कांगो गणराज्य। यहाँ पर हाल ही में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। सर ज्वालामुखी की बात हो रही है तो ज्योग्राफी पे चलते हैं और इंपॉर्टेंट इस चीज को नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, फटाफट से नोट करिए। एनर्जी बनी रहनी चाहिए, नोट करना है इसको। देखिए 3 तरह के पत्थर को हम डिस्कस करेंगे, 3 तरह की चट्टानों को डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा है? अग्निमय पत्थर। दूसरा कौन सा है? तलछटी पत्थर। तीसरा कौन सा है? मेटामॉर्फिक चट्टाने। क्लियर है? अभी ये क्या होती है इसको मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, बस चीजों को देखते जाना है आपको, चीजें देखते जाना और इस चीज को समझना है। क्या कह रहा हूं? जब भी एक ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा निकलता है, वो लावा निकलता है बाद में जाकर सूखकर वो काले काली चट्टान सी पत्थर सा बन जाता है। किस तरह? सर कुछ इस तरह। ये फोटो देखो, समझ पा रहे हो आप? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्या? इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? ये सारे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो और झावा, ये सारे क्या है? इसके उदाहरण है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है अग्निय पत्थर और 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक होगा या तो बेसाल्ट या तो ग्रेनाइट या फिर गैब्रो या फिर झावा। क्लियर हो गया? किसके उदाहरण है ये? अग्निमय पत्थर के। क्लियर हो गया? अगले की बात करें तो तलछटी चट्टाने। सर ये तलछटी चट्टाने क्या होती है? बड़े ध्यान से समझना। हिंदी में देखो पढ़ने से याद है, तल सरफेस, छटी मतलब उसकी छटनी कर देना, उसको फिल्टर कर देना। बड़े ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं आपको। सेडिमेंट्री रॉक, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल जो होता है ये आपका क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। जब जो चट्टाने होते हैं वो कटकर, चाहे वो बारिश से चाहे हवाओं से कटकर वो समुद्र के रास्ते या नदी के रास्ते बहाव बनाते हुए और आगे बढ़ जाती हैं, फिर वो किस तरह से बन जाती है? वो इस तरह का पत्थर का निर्माण करती है। क्लियर है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं तलछटी चट्टाने। ठीक है? इसके उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या फिर शैल। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? तलछटी चट्टानों के। क्लियर हो गया? अब इंपॉर्टेंट बात है तीसरे वाला। जब आप अग्निय रॉक और तलछटी चट्टाने मतलब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक, इन दोनों को जब आप मिला देते हैं तब एक नए किस्म के पत्थर का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है? मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। क्लियर है? अब ये बहुत कम होता है और बहुत कम पाया जाता है। संगमरमर का जो पत्थर होता है वो इसी का उदाहरण है। ठीक है? क्वार्टजाइट भी इसी का उदाहरण है और गनीश भी इसी का उदाहरण है। क्लियर हो गया? इनको लिख लेना है आपको। समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और ये जो आप पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तब आप देखेंगे यहां पर आपको एक पत्थर दिख रहा होगा, वो इन दोनों से मिलकर ही बना है। क्लियर हो गया? इन दोनों से मिलकर ये बना है। क्लियर है? मेटामॉर्फिक चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है? उदाहरण क्या है? संगमरमर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, संगमरमर वाला। ठीक है? 4 दे देंगे, उसमें से करेक्ट आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आया? ठीक है? एक बार फिर से रिवाइंड करके बाद में देख लेना, चीजें और समझ में आ जाएंगी। एक बार फिर से देखना, लाइव देख रहे हो या ऑफलाइन भी देख रहे हो तो एक बार फिर से देखना डबल स्पीड पर, और मजा आएगा आपको। क्लियर है? अब देखो कुछ इतने चालाक होते हैं जो पहली बार भी डबल एक्स स्पीड पर ही देख रहे हैं। देख लो ना, आप कमेंट करके बताओ। हाँ सर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, 2x पर ही देख रहा हूँ। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। कौन सा संगठन स्टीड फास्ट 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? कौन सा संगठन? नाटो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, नाटो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो ने इस चीज का आयोजन किया है। सर नाटो की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट देखिए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन क्या है भैया? नाटो की फुल फॉर्म है। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना किस ईयर में हुई थी? 1949। सर क्या भारत नाटो का हिस्सा है? नहीं, भारत नाटो का हिस्सा नहीं है। नाटो है कहां पे? जो यूरोप के देश है ना आपके, मतलब उत्तरी अमेरिका की तरफ के और ये यूरोप वगैरह के जो देश हैं आपके,
ये आपके लंदन वगैरह ये सारे हैं, ये उस साइड का जो सारा है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, उस तरफ की ये टीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो के नाम से जानी जाती है। 1949 में स्टैब्लिश हुई थी। नाटो में कुल कितने सदस्य हैं? तो 29 सदस्य हैं। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? कितनी बार पेपर में पूछा गया। और आपकी 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़े तो आपसे पूछा जाता है नाटो के बारे में, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। कहां पर है भाई? बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश की सेना ने स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? फटाफट से बता दो। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश की सेना ने स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो भाई पाकिस्तान के साथ किस कंट्री ने? इजिप्ट। किसने? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, इजिप्ट। क्लियर है? हिंदी में बोलते हैं मिस्र। इस तरह से भारत को हिंदी में बोलते हैं हम भारत, हिंदुस्तान अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंडिया, ठीक उसी तरह से मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। क्लियर है? इजिप्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो मिस्र। इन दोनों ने मिलकर इस युद्ध अभ्यास को किया है, सैन्य अभ्यास। ठीक है, क्या है? स्काई गार्डियंस 1, ये अभ्यास है स्काई गार्डियंस 1। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऑपरेशन की चल रही है तो ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तीनों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अभी समझाऊंगा कैसे। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो 3 रजवाड़े ऐसे थे जो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे, ना ही भारत ना ही पाकिस्तान, लेकिन उनको मिलाना था भारत में। तो वो 3 कौन कौन से थे? जूनागढ़ था, हैदराबाद था और आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पंडित नेहरू जी गए थे और जूनागढ़ और हैदराबाद में हमारे सरदार पटेल साहब गए थे। आप समझदार। आगे चलते हैं, ऑपरेशन पोलो पढ़ते हैं। ऑपरेशन पोलो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। ऑपरेशन पोलो क्या है? तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है। जब हैदराबाद को भारत के अंदर मिलाया गया था तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। सिंपल सी बात है, समझ जाओ यार, समझ गए? बिल्कुल। क्या था वो? ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो याद हो गया? सर ऑपरेशन पोलो क्या था? हैदराबाद को जब भारत में मिलाया गया था 1948 में, आजादी के टाइम पर, ठीक है, तब उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को इंडिया में मिलाया गया था। क्लियर? पहला समझ में आया। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आ भी रखे और आपके एग्जाम में भी आएगा। क्लियर? अगला है ऑपरेशन मेघदूत। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल ट्रिपल स्टार लगा देना। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन, जो चाइना के साथ हमारा वाद विवाद चल रहा था, हमारी वायुसेना ने जो एक मिशन क्रिएट करके इस चीज पर अपना कब्जा कर लिया था, मतलब अपनी जगह वापस ले ली थी सियाचिन पर, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। भारतीय वायुसेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन मेघदूत। क्लियर हो गया? चलिए थर्ड देख लेते हैं, ऑपरेशन मैत्री 2015। 2015 के अंदर नेपाल में बहुत तगड़ा भूकंप आया था, तो हमारी भारतीय सेना, दिलेर सेना, वो गई थी वहां के लोगों की हेल्प करने, बचाने के लिए। तो उस ऑपरेशन को एक नाम दिया गया था ऑपरेशन मैत्री 2015। तो ये किससे रिलेटेड है? भूकंप प्रभावित नेपाल में भारतीय सेना का बचाव और राहत अभियान, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन मैत्री। आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये क्यों करा रहे हो? देखिए यार, ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये अभी करंट से रिलेट कर रहा है मुद्दा, और दूसरी बात क्या है कि ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बकवास लेकर नहीं आया हूं कि 10 सारे मैं आपको ऑपरेशन करा दूं। 50 ऑपरेशन अब तक जो हो रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट लो ना, यही आएगा पेपर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसाक हरजोग किस देश के नए 11वें राष्ट्रपति बने हैं? इसाक हरजोग, अभी देखिए इजराइल इतना मुद्दों में चल रहा था, इतना फेमस चल रहा था, देख रहे थे ना आप, मुस्लिम का जो तीसरा सबसे पवित्र प्लेस माना जाता है, ठीक है, उस चीज को लेकर जेरूसलम, ठीक है, उस चीज को लेकर, या फिर जो भी वहां पर लड़ाई का माहौल चल रहा है उस चीज को लेकर हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इजराइल। ठीक है, इसाक हरजोग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो कहां के बने हैं? इजराइल के। इजराइल से रिलेटेड चीजें पहले भी कर चुके हैं, अभी भी देख लो। इजराइल की राजधानी सर जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर चुके हैं, अगर लिख चुके हो तो दोबारा मत लिखना। इजराइल स्वतंत्र कब हुआ था ये नहीं कराया अभी मैंने। कब हुआ था? 1948 में, हमारे आसपास। कब हुआ था? 14 मई 1948, जब इंडिया आजाद हुआ था उसी के आसपास, 14 मई 1948। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगर इजराइल की बात करें तो भाषा कौन सी है? हिब्रू और अरबी, 2 भाषाएं बोली जाती हैं इजराइल के अंदर। क्लियर है? मैप में देखेंगे तो ये इस जगह पर इजराइल है आपका, यहाँ। क्लियर है? ये और यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत, ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब,
और ये है आपका क्या, यहाँ पर ये जो मैंने मिटा दिया और ये लाल निशान, ये आपका इजराइल है। समझ गए। संसद का नाम पूछ सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। जैसे भारत की जो संसद है उसका नाम क्या है, संसद ही है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो क्या नाम है, नेसेट। क्या नाम है, नेसेट। क्लियर है। इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। अच्छे लेवल का अगर आपका पेपर आया तो यही पूछा जाएगा। अगला चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इजराइल और जॉर्डन के बीच जो स्थित समुद्र है उसका नाम क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेड सी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, डेड सी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से कर दो। थोड़ा और रह गया, बने रहो। बिल्कुल अभी खत्म करते हैं इसको। क्या हो गया, बिल्कुल ब्रिटेन करेक्ट आंसर है। G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा, ब्रिटेन। G7 की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट से सुनिए। G7 जो कंट्रीज है उसमें 7 देश आते हैं, कौन कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, 3 इनमें से डाल देगा, चौथा इंडिया डाल देगा, आंसर इंडिया हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। बिल्कुल G7 ही G8 भी बन गया था, कब, जब शायद रशिया रूस को इसमें इन किया गया था, लेकिन वो बाद में हट गया था। ठीक है, इन चीजों इतना डीप में हमें नहीं जाना, हमें G7 तक समझना है। क्लियर हो गया। चलिए, 2020 G7 का शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। सर 2020 की बात हो रही है तो कैसे आयोजित हो जाएगा, कोरोना चल रहा था इसलिए वो स्थगित हो गया था। और बताओ, क्लियर है, क्या हो गया था, कोविड के कारण रद्द हो गया था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपकी स्लाइड में डाला है क्योंकि स्थगित हो गया था। समझ पा रहे हो, तो डाउट मत करना अपने गुरु पर। ठीक है, कहां से क्वेश्चन आ सकता है मुझे बखूबी पता है, पढ़ना आपको है। क्लियर हो गया। 2020 G7 शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 2021 का कहां हुआ, तो यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन है भाई, पैट्रिक अमोथ। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। क्लियर है। ये रही सांप की फोटो, कहां के हैं ये, केन्या के, लिख लेना। ठीक है, कौन से कंट्री के हैं, तो ये केन्या के। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेना, ये लो जी, हिंदी में भी लिख दिया, कहां के हैं ये, केन्या के। क्लियर है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, सर इंडिया के स्वास्थ्य मिनिस्टर है। ठीक है, हम मोदी की पूरी कैबिनेट को पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और अगर आप नए हो तो आपने मिस कर दिया, अभी भी नहीं किया, पुराने लेक्चर्स को देखिए, सारा रिवाइज हो जाएगा। CISF के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहां है, सर स्विट्जरलैंड, जिनेवा। पूछा गया क्वेश्चन है और फिर पूछ सकता है। WHO की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। WHO ने भारत को पोलियो और चेचक से मुक्त घोषित कर दिया है। पूछ सकता है कि भारत के अंदर पोलियो और चेचक का एक भी वो चीज नहीं है, तो पोलियो मुक्त भारत, चेचक मुक्त भारत, किसके अनुसार, WHO के अनुसार। क्लियर है, ये दोनों चीजें लिख लेना, पोलियो और चेचक। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बढ़ जाओ। WHO ने 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा को महामारी घोषित किया था, और 2009 के बाद अब 2021-20 में इसे कोरोना को महामारी घोषित किया, कोविड-19 को। क्लियर हो गया। सर ये महामारी क्या होता है, और WHO घोषित नहीं करेगा तो क्या महामारी नहीं होगा, फर्क पड़ जाता है। अगर WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया तो क्या होगा, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है उन पर वो स्ट्रिक्टली उस चीजों को लागू करने लगेंगे। हर एक देश इस चीज को गंभीरता से देखने लगेगा। आप समझ पा रहे हैं ना, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाऊं, आपने कराटे सीख लिए, ठीक है, और कराटे छोड़ो, आपने इंग्लिश सीख ली, इंग्लिश आपने ब्रिटिश काउंसलिंग से सीखी है, आपको उसका सर्टिफिकेट मिल गया। अब एक बच्चे को इंग्लिश आती है, एक को भी आती है, दोनों को आती है, एक पे सर्टिफिकेट है, एक पे नहीं है, इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। तो वही चीज है, अगर WHO ने उस बीमारी को घोषित कर दिया महामारी, तो उस चीज को गंभीरता से देखा जाएगा, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, वो चीजें पूरे वर्ल्ड वाइड देखी जाएंगी। क्लियर है, जैसे कोरोना, और इससे पहले 2009 में क्या आया था, H1N1 इन्फ्लुएंजा। इंपॉर्टेंट बन जाता है H1N1 इन्फ्लुएंजा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी विश्व रैंकिंग में कौन टॉप पर आया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, ये हॉकी क्या है, और हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे कौन है, आप बोलोगे सर पहले नंबर पर है बेल्जियम।
सर दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। सर तीसरे नंबर पर कौन है? यार ये तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है मेरा प्यारा भारत चौथे नंबर पर है। और आपको दो ही याद रखने हैं, कौन अगर आया तो टॉप पर कौन है? बेल्जियम। और इंडिया कौन से नंबर पर है? तो चौथे नंबर पे। क्लियर है? इंडिया कौन से पर है? चौथे नंबर पे। क्लियर है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। क्लियर हो गया? चलिए, हॉकी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। और पहला विश्व कप हॉकी में भारत ने कब जीता था? तो 1975 में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जो जो चीजें आपको आती हैं वो मत लिखा करो, जो नया है उसे ही लिखो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का इश्यू ऑफ द डे ये रहा आपके सामने। लास्ट क्लास का था, मैंने शुरुआत में बताया, आज का ये आपको कमेंट करना है। ऑफलाइन देख रहे हो तब भी कमेंट कर देना आपकी क्या राय है, इससे पता चलता है आपकी थिंकिंग क्या है, आप कैसे सोचते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ कैन वी इंप्रूव कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस? प्रतियोगी परीक्षा चयन की व्यवस्था को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? और ये बात एक स्टूडेंट से ज्यादा, एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता कि इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। कि 2018 का एग्जाम 20 में कराया जाता है, रिजल्ट 21 में आता है, ज्वाइनिंग 22 में होती है और 23-24 में प्रोसेस चलते रहते हैं। आपको पता है ना, सीआईएसएफ उठा लो, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम 2019 में भर्ती, 2019 के शुरुआत में आपके नोटिफिकेशन वगैरह आए थे, 19 में फिजिकल हुआ था, 20 चला गया, 21 भी लगभग जाने वाला, आधा चला गया, रिटर्न अभी तक नहीं हुआ, रिटर्न रिसेंटली होने वाला है, कुछ ही महीनों बाद रिटर्न होगा, फिर आपका टाइपिंग वगैरह होगा, फिर वो चीजें होंगी। तो मतलब 4-5 साल, एक भर्ती के लिए 4-5 साल का समय लग गया। वही मैंने आपसे पूछा है कि आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा क्या करें कि ये सिस्टम बेहतर हो। कमेंट करके मुझे बताना, ऑफलाइन देख रहे हैं तो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है इस क्लास को बनाने में। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अगले वीक की करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा, इसको रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, पसंद आए तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, रोकना नहीं है। थैंक यू।